नमस्कार दर्शकों, बिजनेस फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज आप जैसा कि देख रहे होंगे, नर्सरी के बीच में हम खड़े हुए हैं और ये नर्सरी में आने का हमारा एक विशेष उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को आप जानेंगे तो आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका मिलेगा जो इंडिया में हॉर्टिकल्चर की दिशा में एक नया काम करने जा रहे हैं। हालांकि ये काम पहले से हो रहा था, लेकिन उस गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहा था जो कि वर्ल्ड में जिसकी डिमांड है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक नए एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप के साथ जो इजराइल से एक नई तकनीक लेकर के आए हैं और भारत में कुछ ऐसे प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जिसकी कि काफ़ी बड़ी डिमांड है और हेल्थ के लिए इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको इंडो इजराइल एवोकाडो के निदेशक और प्रमोटर हर्षित गोधा से। हर्षित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा तो हमने क्रिएट कर दी लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फिर हम आगे की चर्चा आपसे करेंगे। जी, एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। ये कीटो, वीगन, इन सब डाइट्स में बहुत यूज़ होता है, लो कार्ब डाइट्स में बहुत यूज़ होता है। हेल्थ कम्युनिटी में इसका काफ़ी कंजम्पशन रहता है। ये फैट्स में हाई रहते हैं, लेकिन अच्छे फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में हाई रहता है। तो जिस टाइप का फ़ैट ऑलिव ऑयल में रहता है वैसा ही एवोकाडो में भी रहता है। एंड इससे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं एंड हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा फ्रूट है। ओके, तो इंडिया में क्या ये प्रोडक्ट पहले से नहीं था जो आपने इसको लाने की कोशिश की यहाँ पर? देखिए, इंडिया में जो क्वालिटी एवोकाडो की मिलती थी वो कमर्शियल क्वालिटीज़ नहीं है। उनमें पल्प और फ्रूट का साइज़ और शेप और ऑयल कंटेंट वैसा नहीं रहता है जैसा मैंने बाहर खाया है। तो इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ ला के शुरू करने का सोचा कि मैं चाहता था कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में, हाई क्वालिटी एवोकाडोस लोगों को अच्छे दामों में मिले। जी, तो हर्षित, ये जो आपका एवोकाडो को इंडिया में लेके आने का जो सोच था या आपका विजन था या आपने सोचा इस बारे में, तो कब ये आइडिया आया? जी, देखिए, मैं यूके में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था एंड पढ़ाई करते करते, कब की बात है? मैं 2013 में ही चला गया था, लेकिन आइडिया मुझे 2017 के आसपास आया था। जी, तो पढ़ाई करते करते मैं हेल्थ एंड फिटनेस को भी लेके काफ़ी पैशनेट था। तो मेरी डाइट में एवोकाडो वहाँ पे रोज़ रहता ही था। तो तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया एंड तब मुझे आइडिया आया क्योंकि एक बार रैपर में मैंने देखा था, इसमें लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। तब मेरे को आइडिया आया कि यार, अगर ये इजराइल जैसे गर्म देश में हो सकता है तो हम भोपाल जैसे एरिया में भी तो इसकी खेती की जा सकती है। जी, तो ये आइडिया मुझे ऐसे आया। ओके, तो जब ये आइडिया आपके दिमाग में आया तो आपने क्या स्टेप लिए, किस तरह से आप इस को लेकर के आगे बढ़े? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं वहाँ खाता था और छुट्टियों में जब यहाँ आता था जी, तो मेरे को सेम क्वालिटी नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरे को वैसी क्वालिटी चाहिए जो इजराइल में है या जो साउथ अमेरिका के ऑर्चर्ड से यूके में मिलती थी, तो हम सेम क्वालिटी कैसे लाएं। तो मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और गर्मी इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन और गर्मी से सिमिलर थी। जी, तो जब मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया तब कुछ फार्मर्स के मेरे पास रिप्लाई आए। उनमें से एक थे जिनने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए जी, और हम आपको पूरा काम सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट से भी मिलाएंगे। ओके, तो ये कब की बात है? आपने 2017। तो फिर आप 2017 में वहाँ चले गए? हाँ, फिर मैं उस वक्त लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने इंटर्नशिप ख़त्म करके 2017 में मैं इजराइल चला गया और मैं वहाँ 1 महीना रहा। और बेसिकली हमारा वहाँ पे शेड्यूल ये रहता था कि मेरे पास वर्क वीज़ा नहीं था, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था। तो मैं वहाँ पे नोट्स ले सकता था लेकिन मैं एक्चुअल फील्ड वर्क नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे हम सुबह 5 बजे उठते थे, 5 से 10 सुबह के हम फील्ड पे रहते थे। फिर आके वापस रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट करके फिर वापस एक्सपर्ट से मिलने निकलते थे। जो मेरे मेंटर थे वो मेरे को अलग अलग एक्सपर्ट से मिलाते थे। तो जैसे इरिगेशन एक्सपर्ट्स, फर्टिलाइजेशन एक्सपर्ट्स, पैक हाउस मैनेजर्स, नर्सरी मैनेजर्स, इन लोगों से जब मैं मिला और तब मैंने समझा कि भाई इसमें क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं और कौन सी वैरायटी मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है। और तो आपको कौन सी वैरायटीज़ पता चली वहाँ पर? देखिए, वहाँ पे 5 मेन वैरायटीज़ हैं, हास, लैम्बहास, पिंकर्टन, एटिंगर और रीड जी। ये 5 वैरायटीज़ हैं। इनमें से जो सबसे डोमिनेंट है हास और लैम्बहास, ये
थोड़ी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाली जगह पे वर्क नहीं करती। तो ये जो पौधे हैं, जो इनमें से जो हास और लैम्बास हैं, ये मैं उन जगह सप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया पकड़ लें या साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट्स पकड़ लें, तो उन एरियाज में वहाँ की क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल, वहाँ का क्लाइमेट बहुत सूटेबल है एवोकाडो के लिए, क्योंकि वहाँ 35 से ऊपर नहीं जाता, ठंड भी ज़्यादा नहीं होती, बारिश भी अच्छी है। दूसरी जो 3 वैरायटीज़ हैं, पिंकरटन, एटिंगर और रीड, इनको ग्रीन स्किन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पकने के बाद डार्क ग्रीन ही रहती हैं, ब्लैक नहीं होती हास की तरह। तो जो ग्रीन स्किन्स हैं वो थोड़ा हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर लेती हैं, क्योंकि इनको मैंने वहाँ देखा है 42-43 डिग्री सेल्सियस पे फ्रूटिंग करते हुए इजराइल में। तो भोपाल में हम पिंकरटन और एटिंगर और रीड पे फोकस कर रहे हैं। मतलब 3 वेराइटीज़ आप भोपाल लेके आए हैं। तो जब आपने वहाँ ये सारी स्टडी करी, काफ़ी सारी लोगों से आपने मुलाकात की, तो जब आप भोपाल आए तो कैसे फिर आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया? क्या आपने अगले स्टेप्स लिए, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो इसके बाद फिर मैंने अपने कलीग्स को और मेंटोर को इंडिया बुलाया और वो इंडिया आए। उनने हमारी कुछ लैंड्स देखी, उस पर हमने सॉइल टेस्ट और वाटर टेस्ट करा के रखे थे। उनमें से ये वाली पर्टिकुलर लैंड उन्होंने चूज़ करी कि ये बेस्ट है आपके लिए, इसमें आप कर सकते हैं। और उनने सजेस्ट किया कि देखिए, उनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं था, उनने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और इजराइल के और दूसरी कंट्री पे जा उनने कंसल्टेशन दी है। उस एक्सपीरियंस से बताया कि आप ये 5 वैरायटीज़ ट्राई करो, अलग अलग रूट स्टॉक्स पे ट्राई करो, और जो बेस्ट परफॉर्म करेगी अपन उसको स्केल करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हर वैरायटी की कि कौन सी कितने लेकिन हो जब सकती तक है, फिजिकली लेकिन जब तक के चीज़ हाथ में नहीं आएगी, ऑन ग्राउंड आप काम नहीं हाँ। करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि ये एग्जैक्टली कौन सी ब्रीड इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी। जी। तो उसके बाद आपने कितना समय और लगाया इन चीज़ों को डेवलप करने में? जी, फिर 2019 में मैंने इंपोर्ट करने की कोशिश करी। तो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था, लेकिन लाइसेंसेस लेना, परमिट्स लेना मुश्किल था, क्योंकि मैं इजराइल से सारे प्लांट्स मंगा रहा हूँ अपने, क्योंकि इंडिया के प्लांटिंग मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो फिर इजराइल से प्लांट्स मंगाने के लिए इसमें बहुत सारे लाइसेंसेस लगते हैं और ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज रहते हैं। तो उसमें मेरे को इतना टाइम लग गया कि 1 साल मेरा वहाँ वेस्ट हो गया। फिर मेरा पेमेंट और कंसाइनमेंट नेक्स्ट साल के लिए डिफर हो गया। 2020 में आपको भी पता है कोविड हो गया था, दोनों कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग गया था, तो आने का कोई संभावना नहीं थी। फिर फाइनली 2021 में जुलाई में मेरे पास प्लांट्स आए, एंड जुलाई के बाद हमें ये वाले जो प्लांट्स हैं इस तरफ जो बड़े हो चुके हैं, ये 1 साल इनका निकल गया है और हम बारिश के बाद इनको फील्ड पर लगा देंगे। और उसके अलावा बिकॉज मैं अपनी पूरी जर्नी अपने YouTube, Instagram, LinkedIn और वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट कर रहा था, जिसका नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो, सब हर जगह। दर्शकों से हम चाहेंगे कि इसको आप अगर इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो इनके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो फिर लोगों के पास मेरे पास क्वेश्चंस आने लगे कि हमें भी ट्रायल करना है और हमें भी इनको उगा के हमें अपने एरियाज़ में टेस्टिंग करनी है। तब फिर मैंने ये 4000 प्लांट्स मंगाए, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यंग प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट्स फॉर सेल थे, अभी सोल्ड आउट हो चुके हैं, एंड मैं इनको 1 साल नर्सरी में ग्रो करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनको डिलीवर करूँगा। ओके, तो जो आपने बताया कि ऑनलाइन आपको काफ़ी डिमांड आना शुरू हो गई और एक कंसाइनमेंट आपका ऑलरेडी बुक हो गया है, हाँ। तो आगे के और किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं और कैसे आप इन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी और फर्दर डिमांड आएगी? जी, हमारे पास एक इशू आ रहा है कि अब प्लांट्स अगर मैं इजराइल से मंगा रहा हूँ तो हमारे एयर कार्गो से इंपोर्ट होता है, एयर कार्गो रेफ्रिजरेटेड रहता है। उसके बाद दिल्ली आने के बाद दिल्ली से भोपाल रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में आता है। उसके बाद भोपाल आने के बाद मैं उसे 1 साल ग्रो करता हूँ, तो कॉस्ट इंटेंसिव काफ़ी हो जाता है। तो मेरा प्लान ये है आगे जाके कि मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में तो रिसर्च पर्पस के लिए लोगों को सप्लाई करता रहूँगा, लेकिन हमें प्लांट्स यहीं बनाने पड़ेंगे और इंडिया में बना के फिर इसकी रेट काफ़ी हम रीजनेबल कर सकते हैं, ताकि लोग बल्क में इसे प्लांट कर सकें। जब आप अपने लेवल पर यहाँ लोकली डेवलप करने लगेंगे तो वहाँ की और यहाँ की कॉस्टिंग में आप कितना अंतर देखते हैं इसमें? देखिए, अभी उसको बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें पूरी कॉस्ट और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, लेकिन इतना रीजनेबल हो जाना चाहिए जो जिससे किसान को प्रॉफिटेबल भी रहे और हमारे लिए भी अच्छा। तो आप क्या किसी तरह की कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जी, जो लोग मुझसे प्लांट्स लेंगे उनको मैं
अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को फ्रूटिंग तक की गाइड कर सकूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता रहूँगा हर स्टेज का, कि जिसमें प्लांट फील्ड पे गया, प्लांट ग्रो हुआ तो ड्रिप इरिगेशन कैसी लगी, फ्रूटिंग कैसे हो रही है, हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है, वो सब वीडियोस डालते रहूँगा। कहीं किसी कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनका कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो फिर मैं अपने कंसल्टेंट्स और नेटवर्क से पूछ के उनको वो आंसर कर सकता हूँ। तो इसमें एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव लिया है और एक स्टार्टअप इस क्षेत्र में आप लेकर के आए हैं, तो आने वाले समय में आप युवाओं को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? उनको किस तरह के इनकम प्रॉस्पेक्ट्स आप देखते हैं इस फील्ड में? एवोकाडो की बात, एवोकाडो के बारे में जी, इसमें देखिए, अगर सब साथ देते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सब सही रहती है, फर्टिलाइज़र सब सही रहता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्रीन स्किन वैरायटीज़ हैं उनसे हम 5.5 से 6 टन पर एकड़ निकाल सकते हैं, जो इजराइल में ये यील्ड आती है। और जो ब्लैक स्किन वैरायटीज़ हैं उनसे थोड़ी यील्ड कम रहती है, 4.5 टन मान के चल सकते हैं आप पर एकड़। लेकिन ग्रीन स्किन की कॉस्ट जब आप होलसेलर को बेचने जाएंगे तो वो हाथ से कम रहती है। तो अगर आप 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो मान के चले होलसेल ग्रीन स्किन्स की, पिंकरटन, एटिंगर और रीड, और वहीं हाथ आपको 200 रुपये किलो तक तो दे देना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो ऐसे कौन से मार्केट्स आप देखते हैं, क्योंकि बिगर सिटीज़ में आई थिंक इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो कौन से मार्केट्स आप देखते हैं, किन सिटीज़ में इसका ज़्यादा स्कोप है? देखिए, ज़्यादा स्कोप इनका मेट्रो सिटीज़ में रहेगा, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। उसके अलावा जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है, तो जैसे आगरा या जयपुर, उदयपुर, गोवा, इन सब सिटीज़ में इसका काफ़ी कंजम्पशन रहना चाहिए। और इसका अगर सेग्रीगेशन देखें कि कौन से इंस्टीट्यूशनल बायर्स या रिटेलर्स, किस तरह का इसमें आप डिवाइड देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा सेल्स आती हैं? देखिए, ज़्यादा जो हमने दूसरी कंट्रीज़ में देखा है, अब थोड़ा बहुत उसका ऊपर नीचे ही इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 to 30% सेल्स हम होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 10% हम ऑनलाइन स्टोर से कर सकते हैं, जैसे बिग बास्केट या जो ऑनलाइन रिटेल जोमेटो से जाते हैं, तो 10% उसका। बाकी जो मेजर चंक है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से थ्रू होलसेल मंडी ही जाएगा। ओके, ये मेरा मानना है। तो अगर आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हों जो अपना इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, या आपके दिमाग में और कुछ इस तरह के आइडियाज़ हों, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें काफ़ी नए प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा करेज लेके उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए जिनका आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और इंडिया में अभी तक के उसका मार्केट गैप है। मतलब एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स जो उन पर आप प्रोडक्ट पे फोकस करके फिर आप प्रोसेस पे आए। अगर लोग प्रोसेस को ही इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपका ज़्यादा उसमें, जैसे अब लोग हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में आने लग गए, अब हाइड्रोपोनिक के बाद भी अगर प्रोडक्ट सेम है, अगर आप लेटस उगा रहे हैं और कोई फील्ड से उगाई वाली लेटस भी सेम मार्केट में आ रही है, तो आपको वो एग्जैक्ट आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कितना ही अच्छा बना लिया उसे। तो प्रोडक्ट पे फोकस करके आप एग्रीकल्चर में काम करें। ठीक है, तो हर्षित, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम विश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट और आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रैंड सक्सेस मिले। थैंक यू। और आने वाले समय में आपके अपडेट्स हम जरूर आपसे लेते रहेंगे कि अब आप किस स्टेज पर कहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, और दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।